नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले चलते हैं जीआईसी के सिलेबस की तरफ। कुछ नया हम आज आपको बताएंगे। ये 8वें नंबर पे देखिए, चूँकि हम आपको पढ़ा रहे हैं उर्दू ड्रामा। इसका आगाज़ अर्तका हमने बताया, अमानत लखनवी हो गया, इंद्र सभा हो गया, आगा हश्र काश्मीरी हो गया, सिल्वर किंग हो गया। इसके बाद आज शाम को या 8-9 बजे रात तक हम आपको इम्तियाज़ अली ताज़ का एक ड्रामा अनारकली है, उसको बताएंगे और इम्तियाज़ अली ताज़ के बारे में बताएंगे। ये तो रात में बताएंगे 8-9 बजे तक। उसके पहले हम आज शुरुआत कर देंगे आपका जो 8वां पॉइंट छूटा हुआ था, उर्दू सहाफ़त का आगाज़ और इर्तिका। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ और इर्तिका। तो इसमें मौलवी मोहम्मद बाकिर का एक जो है अखबार है, रिसाला है, देहली उर्दू अखबार नाम से, इसके बारे में और मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में। तो ये चीज़ आप इस समय जो है देखेंगे। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ और इर्तिका के बारे में देखेंगे, मौलवी मोहम्मद बाकिर और उनका जो अखबार है देहली उर्दू अखबार, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अवध पंच की बारी आएगी, फिर उसके बाद ज़मींदार की बारी आएगी, वो तो आगे आती रहेगी। लेकिन सबसे पहले आज आप लोग देखेंगे ये 8वें नंबर पे जो है उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका, साथ ही साथ मौलवी मोहम्मद बाकर का देहली उर्दू अखबार। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं। सिलेबस मैं आपको ज़रूर दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सिलेबस नहीं देखते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। खैर चलते हैं। तो उर्दू में सहाफ़त का जो है आगाज़ और इर्तिका के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखें, हिंदुस्तान में उर्दू की अदबी सहाफ़त कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। असल में बुक में तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत लंबा है, लगभग 12-15 पेज का है। तो बुक से अब देखेंगे अगर तो 12-15 पेज याद तो करने की चीज़ है नहीं, आपको समझना है और आपको वही चीज़ समझना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये बुक है, हम आपको बुक भी दिखा दें। ये देखिए, अदबी सहाफ़त। आज़ादी के बाद जितने भी सहाफ़ी हैं या जो भी रिसाला या जो भी कुछ निकाला गया उन सब के बारे में। तो ये किताब में बहुत सारा कुछ लिखा है, लगभग 15 पेज का है। 15 पेज का है। क्या करेंगे, इतना ज़्यादा ना पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वही हम आपको बताएंगे और आपको समझने में भी आसानी रहे, लिखने में भी आसानी रहे और समझकर सही उत्तर देने में भी आसानी रहे। तो चलते हैं सहाफ़त की ओर। सबसे पहले देखेंगे हिंदुस्तान में उर्दू की अदबी सहाफ़त। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है साथियों कि हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखा करें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें। इतना आसान और इतने छोटे सी बातों में हम आपको सहाफ़त का इर्तिका और आगाज़ और साथ ही साथ मौलवी मोहम्मद बाकर के जो देहली उर्दू अखबार है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, बहुत छोटे में, कि आपको समझने में आसानी रहे और लिखने में भी आसानी रहे। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट भी करें, बहुत आपकी मेहरबानी होगी, ताकि हमारा चैनल भी बढ़े और दूर दूर तक पहुँचे। चूँकि हम उर्दू जीआईसी सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। और जीआईसी ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो एलटी हो, सब कुछ पढ़ाएंगे। हम चूँकि बीच में नहीं थे, 3-4 दिन चले गए थे एक शादी में, जाना भी ज़रूरी था। समाज में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम हिंदुस्तान में उर्दू की अदबी सहाफ़त। साथ ही साथ हम देखेंगे देहली उर्दू अखबार जो मौलवी मोहम्मद बाकिर का है। था बहुत लंबा, इसको मैंने बहुत छोटा किया है। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल उर्दू सहाफ़त को मौलवी मोहम्मद बाकिर
आज़ादी से कब्ल, समझते रहिएगा, हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल। थोड़ा और बड़ा कर दें ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे देखने में। देखिए, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल उर्दू सहाफ़त को मौलवी मोहम्मद बाकिर, इसके बाद हैं सर सैयद अहमद ख़ान, इसके बाद हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, फिर हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, समझते रहिए और देखते रहिए, फिर हैं मौलाना हसरत मोहानी, फिर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी काबिल कद्र इल्मी व अदबी शख्सियात ने आगही बख्शी। मतलब इन सभी लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल सहाफ़त के सिलसिले में बहुत ही आगही बख्शी। तो आगे है कि मुल्क की आज़ादी के बाद हयातुल्ला अंसारी, समझते रहिए, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, फिर इशरत अली सिद्दीकी, फिर अब्दुल हमीद अंसारी, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास, फिर मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकिलियत, फिर मोहम्मद अतीक सिद्दीकी और मोहन चिरागी जैसे सहाफ़ियों ने उर्दू सहाफ़त को नई बुलंदियों से रोशनास किया। अब ये शुरुआती चीज़ें हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से सहाफ़त के इस दौर में कौन कौन से शोरा आए और किन किन लोगों ने उर्दू सहाफ़त को नई बुलंदी बख्शी। तो इनमें आपने देखा कि मौलवी मोहम्मद बाकिर का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, फिर सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी काबिल कद्र इल्मी व अदबी शख्सियात ने आगही बख्शी। मुल्क की आज़ादी के बाद हयातुल्ला अंसारी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, इशरत अली सिद्दीकी, अब्दुल हमीद अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकिलियत, मोहम्मद अतीक सिद्दीकी और मोहन चिराग जैसे सहाफ़ियों ने उर्दू सहाफ़त को नई बुलंदियों से रोशनास किया। ये जो लिखा हुआ है 4 लाइन 5 लाइन, इस लाइन को आप समझिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल उर्दू सहाफ़त को मौलवी मोहम्मद बाकिर, सर सैयद अहमद ख़ान जैसे तमाम लोगों ने जिनका नाम लिखा हुआ है, और उसके साथ ही साथ मुल्क की आज़ादी के बाद हयातुल्ला अंसारी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी और तमाम काबिल लोगों ने, जैसा लिखा हुआ हमने पढ़ा भी, अब्दुल हमीद अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मौलाना मोहम्मद उस्मान, इन सभी लोगों ने क्या किया कि इन सभी सहाफ़ियों ने उर्दू सहाफ़त को नई बुलंदी से रोशनास किया। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल और आज़ादी के बाद दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। जितना चीज़ ये आपको मिलेगा पीडीएफ में, ये पीडीएफ इतना इम्पोर्टेंट है, एकदम से निचोड़ है ये, 16 पेजों का निचोड़ है ये। ऐसा पीडीएफ आपको जल्दी मिलेगा नहीं। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसके चैनल पे भेजूंगा, और प्लस इसका वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा ही। आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे वीडियो के, तब आपको लिंक मिल जाएंगे। फिर आगे है कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से 1947 तक, समझते रहिएगा, कहानी की तरह इसको समझिए कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से 1947 तक मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में रसायल जारी हुए, ठीक है, जिनमें खालिस अदबी रिसालों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन इनके साथ साथ ऐसे रिसाले भी शाये किए गए जिनमें इल्मी, सियासी, मुआशी, तहज़ीबी, तारीख़ी, सनाती, तफरीही, साइंसी, तिजारती और ज़राअती मामलात व मसाइल पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई, ठीक है। सैकड़ों जो रसायल जारी हुए, सैकड़ों की तादाद में, उन रसायल में कुछ ऐसे भी थे जिनमें इल्मी, सियासी, मुआशी, तहज़ीबी, तारीख़ी, सनाती,
तफरीही, साइंसी, तिजारती और ज़राअती मामलात व मसाइल पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई और इन मौज़ूओं पर आला दर्जे के मज़ामीन शाये हुए। आला दर्जे के मज़ामीन इन सभी मौज़ूआत पे, जितने मौज़ूआत हमने आपको बताया है, जैसे इल्मी, सियासी, मुआशी, तहज़ीबी, तारीख़ी, सनाती, तफरीही, साइंसी, तिजारती, ज़राअती, इन सभी मामलात पर, इन सभी मामलात के मौज़ूओं पर, मौज़ूआत पर जो है आला दर्जे के मज़ामीन शाये हुए। इनके अलावा कुछ रसायल ऐसे भी थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रसायल ऐसे भी थे जिनमें ख़बरों के साथ साथ हालात हाज़िरा को मौज़ूआ बनाया गया। कुछ रसायल को खुसूसन इस्लाही और दावती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं पर अगर देखा जाए कि सहाफ़त का पेशा आजकल भले ही तारीफ़ व तहसीन का ज़रिया और एक मुनाफा बख्श का कारोबार हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो सहाफ़त है वो एक कारोबार की तरह, बिजनेस की तरह हो गया है। बिजनेस की शक्ल यानी कारोबार की शक्ल अख्तियार कर गई है आजकल सहाफ़त। लेकिन अपने इब्तदाई दौर और 20वीं सदी के आगाज़ पर पूरी तरह घाटे का सौदा रहा है। क्यों? क्योंकि सहाफ़ियों को हमेशा आवाम के एक तबके की तनकीद का निशाना बनना पड़ा है। क्योंकि पहले जो सहाफ़त होती थी वो सहाफ़त आज की सहाफ़त से बिल्कुल बहुत अलग है। क्योंकि आजकल जो सहाफ़त होती है ये एक बिजनेस है, एक प्रचार प्रसार है और किसी राजनीति तबके का ये ताना बाना होता है। लेकिन पहले का सहाफ़त जो होता था वो हमेशा आवाम के एक तबके की तनकीद का निशाना बना रहता था सहाफ़ी। तो पहले के सहाफ़त और आज के सहाफ़त में बहुत बड़ा अंतर है। तो पहले के जो सहाफ़त थे वो उनके मौज़ूआत कुछ इस तरह होते थे जो हमने आपको बताया कि कुछ अदबी रिसाले तो थे ही, उसके साथ साथ जो है इल्मी, सियासी, मुआशी, तहज़ीबी, तारीख़ी, सनाती, तफरीही, साइंसी, तिजारती और ज़राअती मामलात पर भी जो है ये तवज्जो दी गई थी और इनके मौज़ूआत पर आला दर्जे के मज़ामीन शाये हुए थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान की जो पहली जंग आज़ादी थी 1947 तक की बात हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो सैकड़ों की तादाद में रसायल जारी हुए, उन्हीं सब के बारे में ये लिखा हुआ है। और तब उस समय सहाफ़ियों को हमेशा आवाम के एक तबके की तनकीद का निशाना बनना पड़ता था। तो चलते हैं अगले पेज पे। इन सब के बावजूद उर्दू के ज़याले अदीबों व कलमकारों ने उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त को एक नया जो है अफ़क़ मुहैया कराने और उर्दू जानने वालों की इस्लाह और उनकी तालीम के मकसद को सामने रख कर नए अखबारात व रसायल जारी करके एक अजीम कारनामा अंजाम दिया। इन सब के अलावा जैसे कि हमने बताया कि पहले के जो सहाफ़ी थे वो हमेशा किसी न किसी तबके के शिकार हुआ करते थे और बहुत ही जद्दोजहद करते रहते थे हमेशा। पहले के सहाफ़त और आज के सहाफ़त में बहुत अंतर है। उसके बाद लिखा हुआ इन सब के बावजूद उर्दू के ज़याले अदीबों, कुछ ऐसे कलमकार थे, कुछ ऐसे अदीब थे जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त को नया अफ़क़ मुहैया कराने और उर्दू जानने वालों की इस्लाह और उनकी तालीम के मकसद को सामने रखकर नए अखबारात व रसायल जारी करके अजीम कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखते हैं कि अब देखिए कैसे कैसे विदेशों से होता हुआ हिंदुस्तान में आया। देखिए चीन के बाद लिखा हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका PDF हम बिल्कुल भेज देंगे, आप चिंता ना करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक आपको मिलेगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। चीन के बाद दूसरे मुल्कों में भी बाज़ाब्ता सहाफ़त का आगाज़ हुआ। तो पहले स्थान पर कौन हुआ? पहले स्थान पर चीन हुआ। चीन के बाद दूसरे मुल्कों में भी बाज़ाब्ता सहाफ़त का आगाज़ हुआ। 16वीं सदी में इंग्लैंड में सहाफ़त की शुरुआत हुई। 16वीं सदी में
सहाफ़त की शुरुआत हुई कहाँ? इंग्लैंड में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हिंदुस्तान कैसे पहुँचा, ये धीरे धीरे इस चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16वीं सदी, यहाँ से देखिए 16वीं सदी में इंग्लैंड में सहाफ़त की शुरुआत हुई। ये इंग्लैंड में सहाफ़त की शुरुआत हुई और वहाँ लंदन डेली कोरैंट के नाम से, लंदन डेली कोरैंट के नाम से एक जो है अखबार निकलने लगा। देखिए लंदन डेली कोरैंट के नाम से एक अखबार शुरू किया गया लंदन में। कब? 16वीं सदी में। कहाँ? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में ही जो है लंदन से डेली कोरैंट के नाम से एक अखबार शुरू किया गया। इंग्लैंड के बाद जर्मनी, देखते रहिए, और फिर अमेरिका। ठीक है, इंग्लैंड के बाद जर्मनी और फिर अमेरिका में सहाफ़त का आगाज़ हुआ। हिंदुस्तान में सहाफ़त की शुरुआत 18वीं सदी ईस्वी में हुई। इसको देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई पूछ ले हिंदुस्तान में सहाफ़त की आगाज़ कब हुई, तो आप कहेंगे 18वीं सदी में। निचोड़ मैं बता रहा हूँ, 16 पेजों का ये निचोड़ है। तो हिंदुस्तान में सहाफ़त की शुरुआत 18वीं सदी में हुई। बंगाल गज़ट, देख रहे हैं ना आप, बंगाल गज़ट, इंडियन गज़ट, बंगाल गज़ट के बाद इंडियन गज़ट और फिर मुंबई हेराल्ड, एक के बाद एक उसी दौर में शुरू हुए थे। एक के बाद एक उसी दौर में शुरू हुए थे। किस दौर में? 18वीं सदी की बात हो रही है। 18वीं सदी में हिंदुस्तान में इसकी सहाफ़त की शुरुआत हुई और फिर बंगाल गज़ट हुआ, इंडियन गज़ट हुआ, मुंबई हेराल्ड हुआ, एक के बाद एक उसी दौर में शुरू हुए थे। ठीक है, उसी दौर में शुरू हुए थे। देखिए, उसी दौर में शुरू हुए थे। उसके बाद देखिए, फ़ारसी के बाद उर्दू में भी सहाफ़त का आगाज़ हुआ। फ़ारसी के बाद उर्दू में भी सहाफ़त का आगाज़ हुआ और बहुत जल्द उर्दू सहाफ़त ने भी एक मुस्तकिल सन्फ़ के तौर पर खुद को मनवा लिया। धीरे धीरे सहाफ़त ने भी एक मुस्तकिल सिन्फ़ के तौर पर खुद को मनवा लिया। उसके बाद है कि उर्दू में सहाफ़त का आगाज़ 1822 में हुआ। ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए। हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़, आपने कहा, आपने सुना भी, पढ़ा भी कि 18वीं सदी ईस्वी में हुआ हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़। और उसी समय बंगाल गज़ट, इंडियन गज़ट और मुंबई हेराल्ड एक के बाद एक उसी दौर में शुरू किए गए। फ़ारसी के बाद उर्दू में भी सहाफ़त का आगाज़ हुआ और बहुत जल्द उर्दू सहाफ़त ने भी एक मुस्तकिल सिन्फ़ के तौर पर खुद को मनवा लिया। और यहाँ देखिए कि उर्दू में सहाफ़त का आगाज़ 1822 में हुआ और सबसे पहले जाम जहानुमा के नाम से, सबसे पहले जाम जहानुमा के नाम से एक अखबार मंजर आम पर आया। और बाद में कई अखबार जारी हुए। सबसे पहले आपने देखा कि जाम जहानुमा के नाम से एक अखबार मंजर आम पर आया। उसके बाद एक के बाद एक कई अखबार जारी हुए। और उसके आगे देखिए, आज उर्दू सहाफ़त मुल्क के तवील व अर्ज़ में अपनी कामयाबी का इल्म बुलंद किया है और तरक्की की राह पर रवां दवां है। आज की बात हो रही है। धीरे धीरे, चूँकि आपने देखा कि 18वीं सदी से हिंदुस्तान में शुरुआत हुआ और फिर बंगाल गज़ट हुआ, इंडियन गज़ट हुआ, वहीं पर मुंबई हेराल्ड है, एक के बाद एक अखबार जो है शाये किए गए, शुरुआत हो गई। और वहीं पर अगर आप देखें कि फ़ारसी से जब उर्दू में तब्दीली हुई तो लिखा हुआ है कि उर्दू में सहाफ़त का आगाज़ 1822 में हुआ और सबसे पहले जाम जहानुमा, ये लिखा हुआ है, जाम जहानुमा के नाम से एक अखबार मंजर-ए-आम पर आया और बाद में एक के बाद एक धीरे धीरे कई अखबार जारी हुए। और आज उर्दू सहाफ़त का ये आलम है आज कि मुल्क के तवील व अर्ज़ में अपनी कामयाबी का इल्म बुलंद किया है और तरक्की की राह पर रवां दवां है। तो ये हो गई हिंदुस्तान में सहाफ़त की शुरुआत। उसके बाद देखते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान में उर्दू
का सबसे पहला अखबार जाम जहां नुमा है। आपने अभी देखा था ऊपर कि हिंदुस्तान में उर्दू का सबसे पहला अखबार जाम जहां नुमा है, जो 27 मार्च 1822 से शाया होना शुरू हुआ था। तो अब इस चीज़ को तो आप जान गए कि हिंदुस्तान में उर्दू का पहला अखबार था वो जाम जहां नुमा था, जो 27 मार्च 1822 ईस्वी से शाया होना शुरू हुआ था। अब आगे देखिए कि इस अखबार के लिए दरख्वास्त देने वाले हरिहर दत्त, नाम देखिए, नाम इसलिए मैं बहुत आसानी से बोलता हूँ धीरे से कि हरिहर दत्त नाम आपको याद होना चाहिए कि इस अखबार के लिए दरख्वास्त देने वाले हरिहर दत्त थे और मुंशी लाला सदासुख दो लोग, यानी कि हरिहर दत्त और मुंशी लाला सदासुख ने इस अखबार के एडिटर थे। ये दोनों इस अखबार के एडिटर थे। तो पूछ लिया जाएगा अगर कि जो हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार है जाम जहां नुमा, इसके एडिटर बताइए या इसके जारी होने की तारीख बताइए। तो जारी होने की तारीख आपने देखा 27 मार्च 1822 ईस्वी, और इसके एडिटर कौन थे? हरिहर दत्त और मुंशी लाला सदासुख। तो आगे चलते हैं। ये अखबार हफ्तावार था। ये जो अखबार था वो हफ्तावार था और कलकत्ता के सर्कुलर रोड से हर बुध को शाया होता था। अब रोड तो नहीं पूछेगा कि कौन से रोड से, लेकिन पूछेगा कहाँ से शाया होता था, तो आप कहेंगे कलकत्ता से। जामे जहां नुमा के बाद कलकत्ता से ही शमसुल अखबार के नाम से एक अखबार जारी हुआ। इस जामे जहां नुमा के बाद उर्दू में ही शमसुल अखबार के नाम से एक अखबार जारी हुआ। इसके जारी होने की तारीख देखिए मई 1823, लगभग एक साल 2 माह के बाद। अब ये तो मार्च 1822 में जारी हुआ था, और जो दूसरा जारी हुआ शमसुल अखबार के नाम से वो मई 1823 में जारी हुआ। तो ये अखबार भी हफ्तावार था। जो जामे जहां नुमा था वो भी हफ्तावार था, कलकत्ता से शाया हुआ था, और ये भी कलकत्ता से ही शाया हुआ मई 1823 में। ये भी हफ्तावार ही अखबार था। फिर उसके बाद देखिए 1833 में आगरा से आगरा अखबार शुरू हुआ। आगरा से आगरा अखबार शुरू हुआ, जो इस दौर का काफ़ी अहम अखबार है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो साथियों। बाद में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? ज़ब्तुल अखबार रख दिया गया। इसका नाम बदलकर ज़ब्तुल अखबार कर दिया गया। इसी दौर में कलकत्ता से आईना सिकंदरी शुरू हुआ। आईना सिकंदरी शुरू हुआ। ये अखबार हफ्तावार था। चूँकि जितने भी अखबार आपने अभी तक देखा उर्दू के, चाहे वो जामे जहां नुमा हो, चाहे वो शमसुल अखबार हो, और चाहे वो आगरा का अखबार हो, और चाहे वो आईना सिकंदरी शुरू हुआ हो, सब हफ्तावार अखबार थे और हर पीर को छुपता था। मतलब ये जो अखबार था ये भी हफ्तावार था और हर पीर को छपता था। ठीक है, हर पीर को छपता था। और पिछला जो आपने देखा था वो हर बुधवार को छपता था। फिर है कि कलकत्ता से ही माह आलम अफरोज़ के नाम से एक अखबार 23 मार्च 1833 से शुरू किया गया। लुधियाना से दिसंबर 1834 को लुधियाना अखबार शुरू किया गया। बहुत सारे अखबार शुरू हुए, नाम से शुरू हुआ ये भी। अच्छा, सारे अखबार हफ्तावार थे, ये आप जान गए। और कितने अखबार उर्दू में शाया हुए शुरू से आपने जाने जहां नुमा से देखते हुए आप चल रहे हैं, और नोट भी करते चलिए। PDF तो आपको हम दे ही देंगे, लेकिन आपको PDF लेने के लिए वीडियो पर आना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको PDF मिल पाएगा। फिर है कि अखबार की शुरुआत हुई कलकत्ता से सुल्तानुल अखबार, कलकत्ता से सुल्तानुल अखबार के नाम से 12 अगस्त 1935 को एक अखबार शुरू हुआ। ये हफ्तावार अखबार था। अच्छा, जितने भी अखबार शुरू हुए उर्दू के जहां नुमा से लेकर के अभी तक 1835 तक, सब हफ्तावार अखबार ही थे। ये हफ्तावार था और हर इतवार को शाया होता था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि जो कलकत्ता से सुल्तानुल अखबार शुरू हुआ वो किस दिन शाया होता था? तो आप क्या कहेंगे? PDF हम आपको दे देंगे, आप हर चीज़ नोट कर लीजिएगा। हर इतवार को शाया होता था। फिर है कलकत्ता से ही
महर मुनीर के नाम से मोहल्ला कलंगा सुनहरी बाग से 1 मई 1841 को एक अखबार शाया होना शुरू हुआ, जो हफ्ते में 3 बार निकलता था। अब बाकी जो अखबार थे अभी तक वो हफ्तावार थे, लेकिन ये जो अखबार है मोहल्ला कलंगा सुनहरी बाग से जो अखबार होता शाया हुआ था, ये हफ्ते में 3 बार निकलता था। इसके एडिटर मोहम्मद अली थे। इसके एडिटर कौन थे? मोहम्मद अली थे। देखिए, फिर मिरातुल अखबार के नाम से, अच्छा मिरातुल अखबार का नाम आपने सुना होगा। मिरातुल अखबार के नाम से कलकत्ता से हफ्तावार अखबार 1847 में मंजरेआम पर आया। कलकत्ता से ही 1 फरवरी 1851 को गुलशन नौबहार के नाम से एक अखबार शुरू हुआ। अभी धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो फिर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम आ जाएगा। तो दिल्ली उर्दू अखबार तक पहुंचने के लिए आपको उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम आपको पूरा बता रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं है, चूँकि ये 16 पेजों का निचोड़ है, तो थोड़ा तो इसमें दम होना चाहिए ना। तो हम कह रहे थे दिल्ली से सैयदुल अखबार के नाम से एक अखबार 1837 में शुरू हुआ, जो हफ्तावार था। इसे शुरू करने वाले सर सैयद अहमद खां, सैयदुल अखबार को शुरू करने वाले सर सैयद अहमद खां के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खां थे। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां के जो बड़े भाई थे सैयद मोहम्मद खां, इन्होंने क्या शुरू किया था? इन्होंने सैयदुल अखबार शुरू किया था, अपने ही नाम से शुरू किया था। देखिए, इनका नाम सैयद है और इनके अखबार में भी सैयदुल अखबार लगा हुआ है। ठीक, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि सैयद मोहम्मद खां ने सैयदुल अखबार शुरू किया था। ठीक, कब शुरू किया था? 1837 में। कहाँ से शुरू किया था? दिल्ली से शुरू किया था, ये लिखा हुआ है, कलकत्ता ना करिएगा। तो इसीलिए मैं PDF आपको दूंगा कि आप गलती ना करें। ये अखबार मतबा सैयदुल अखबार से छपता था। इस अखबार का नाम सैयद मोहम्मद खां ने अपने छोटे भाई के नाम की मुनासबत से रखा था। सर सैयद अहमद खां के इब्तदाई मज़ामीन भी इसी अखबार में शाया होते थे। फिर है आसारुल सनादियत, इसका नाम तो आपने सुना भी होगा, बहुत ही मशहूर है। आसारुल सनादियत का पहला एडिशन भी मतबा सैयदुल अखबार से ही शाया हुआ। मिर्ज़ा गालिब भी इस अखबार और उर्दू के मालिक सैयद मोहम्मद खान से काफ़ी रग़बत रखते थे। अब बात आती है दिल्ली उर्दू अखबार की, जो आपके सिलेबस में तो ये पूरा दिया हुआ है कि इर्तिका और आगाज़ भी दिया हुआ है, इसीलिए हमने पूरा बताया। मेन मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया, कब जारी किया, कहाँ से जारी किया, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, अभी आप सब कुछ जानेंगे, बस देखते रहिए। काफ़ी दिनों तक लोगों ने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात को सही जाना कि दिल्ली उर्दू अखबार पहला उर्दू अखबार था, लेकिन फिर बाद की तहकीक से साबित हो गया कि दिल्ली उर्दू अखबार, जिसका पहला नाम दिल्ली अखबार था, पहला नहीं बल्कि दूसरा अखबार था ये। तो पहला कौन था, ये भी जानना चाहिए आपको। ये अखबार दिल्ली और शुमाली हिंद का पहला उर्दू अखबार था। दिल्ली और शुमाली हिंद का पहला उर्दू अखबार था। लेकिन अगर देखें कि हिंदुस्तान का एक कौन पहला अखबार था, तो उसके बारे में दूसरा चर्चा हुआ है कि इसकी तारीख इजरा में इख्तलाफ है। इसकी तारीख में इख्तलाफ है, मतलब कोई फैक्ट नहीं है कि ये इस तारीख को निकला, लोगों में इख्तलाफ है। फिर आगे देखते रहिए आप। मार्ग्रेटा बारेंस ने 1838 कहा है कि जबकि मोहम्मद अतीक सिद्दीकी के मुताबिक 1837 में जारी किया गया। मोहम्मद अतीक सिद्दीकी कहते हैं कि ये जो दिल्ली उर्दू अखबार है ना, ये 1837 में जारी हुआ। और कई लोग अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, आगे देखेंगे आप लोग। जबकि डॉक्टर मोहम्मद बाकिर, जे नटराजन और कासिम अली सजन लाल ने अखबार शुरू होने का साल 1836 बताया है। 3-4 लोगों ने 1836 बताया। मोहम्मद अतीक सिद्दीकी ने 1837 बताया और मार्ग्रेट बारेंस ने 1838 बताया। तो इसलिए हमने कहा कि जो दिल्ली उर्दू अखबार है, इसके जारी होने के डेट में क्या है, इसके जारी होने के डेट में इख्तलाफ है। आपने अभी देखा ही कि एक लोग 1838 बता रहे हैं, मौलाना मोहम्मद अतीक सिद्दीकी 1837 बता रहे हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद बाकिर, जे नटराजन और कासिम अली सजन बता रहे हैं 1836। तो इसलिए इख्तलाफ है। इस बारे में नादिर अली खान लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस अखबार का नाम
इजरा के वक्त मतलब शुरुआती वक्त में देहली अखबार था। कौन बताता है? ये जो ऊपर है नाम कि इस बारे में नादिर अली खान लिखते हैं। क्या लिखते हैं ये नादिर अली खान? लिखते हैं कि अखबार का नाम इजरा के वक्त देहली अखबार था। देहली अखबार था। इस अखबार को मौलाना मोहम्मद हुसैन के जो वालिद साहब थे मौलवी मोहम्मद बाकर, देखिए मौलवी मोहम्मद बाकर ने 1837 में जारी किया था। नादिर अहमद खान बताते हैं, लिखते हैं कि ये जो अखबार था शुरुआत में इस अखबार का नाम क्या था? शुरुआत में इस अखबार का नाम देहली अखबार था। शुरुआत में इस अखबार का नाम देहली अखबार था और इसको जारी किसने किया था? मौलाना मोहम्मद हुसैन के वालिद साहब जो थे मौलवी मोहम्मद बाकिर ने इसको 1837 में जारी किया था। तो इस अखबार का नाम 2 मरतबा तब्दील किया गया। इस अखबार का नाम 2 मरतबा तब्दील किया गया। असल में तब्दील इसलिए किया क्योंकि समय समय पर माहौल को देखते हुए इस अखबार का नाम तब्दील किया गया। अब आगे देखते रहिए, आप अभी सब कुछ समझ जाएंगे कि इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन लिखते हैं। जो डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन थे ये कहते हैं कि 3 मई 1840 तक इसका नाम देहली अखबार रहा। 3 मई 1840 तक इसका नाम देहली अखबार रहा। और जो तब्दीली हुई वो हम आपको बता रहे हैं कि कब कब तब्दीली हुई, वो इसमें आप जान जाएंगे। चूँकि कह रहे हैं कि 3 मई 1840 तक इसका नाम देहली अखबार था, फिर 10 मई 1840 से इसका नाम देहली उर्दू अखबार हो गया। देखिए देहली उर्दू अखबार हो गया। नाम की तब्दीली की कोई वजह मालूम नहीं होती। नाम की जो तब्दीली हुई है, नाम में जो बदलाव हुआ है, इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती है। जाम जहां नुमा की तरह ये भी हफ्त रोज़ अखबार था, ठीक है, और आखिर तक हफ्त रोज़ ही रहा। इस अखबार की किस्मत में आखिरी दिनों में नाम की एक तब्दीली लिखी हुई थी। आखिरी दिनों में फिर एक तब्दीली हुई इसमें, और क्या हुआ कि 12 जुलाई 1857 को कटा हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 12 जुलाई 1857 को इसका नाम बदलकर अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया। कब कर दिया गया? 12 जुलाई 1857 को इसका नाम बदलकर अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया। तो ये जो देहली उर्दू अखबार है उसके बारे में कुछ जानकारी है। तो इस जानकारी और कहाँ कहाँ इसका नाम तब्दील हुआ है ये चीज़ भी आप देख लीजिए। फिर भी आगे चलते हैं। ये उर्दू का पहला अखबार था जिसने काफ़ी तरक्की की। अब इससे ये साबित नहीं होता कि उर्दू का पहला अखबार यही था। ये कह रहे हैं कि उर्दू का ये ऐसा पहला अखबार था जिसने काफ़ी तरक्की और एक लंबे अरसे तक निकलता रहा। काफ़ी तरक्की भी हासिल की। ऐसा पहला उर्दू का अखबार था जिसने काफ़ी तरक्की भी हासिल की और एक लंबे अरसे तक निकलता रहा। इसे उर्दू सहाफ़त का पहला अखबार कहा जा सकता है। उर्दू सहाफ़त का पहला अखबार इसे कहा जा सकता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि उर्दू का पहला अखबार कौन था? जाने जहां नुमा। और ये कैसा अखबार था? ये पहले ही लाइन में लिखा हुआ कि ये ऐसा अखबार था उर्दू का, ऐसा पहला अखबार था जिसने काफ़ी तरक्की भी हासिल की और लंबे अरसे तक निकलता भी रहा। यह हफ्ता रोज़ अखबार है। निकालने वाले कौन थे? मौलवी मोहम्मद बाकिर, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब थे। फिर आगे चलते हैं। मौलवी बाकिर को उर्दू का पहला निडर सहाफ़ी कहा जा सकता है। निडर सहाफ़ी कहा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि पहले के सहाफ़त में और आज के सहाफ़त में बहुत अंतर है। ये पहले निडर सहाफ़ी थे। अपने अखबार में तबके की हर ऊंच नीच, हर तबके के बारे में लिखते थे और निडर होकर लिखते थे। तो इनको कहा जा सकता है, मौलवी मोहम्मद बाकिर को उर्दू का पहला निडर सहाफ़ी कहा जा सकता है। इन्होंने उर्दू सहाफ़त को एक तहरीक की तरह इस्तेमाल किया। एक तहरीक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया और इसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। वो तहरीक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया और वो कामयाब भी रहे। फिर देखिए कुछ लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि मौलवी मोहम्मद बाकिर ने ना सिर्फ उर्दू ज़बान के राइजुल वक्त असलूब से इनहराफ किया, बल्कि
अपने मकबूल आम अखबार के ज़रिए दिल्ली की इल्मी व अदबी फ़िज़ा को आम करने का भी एहतमाम किया। शायरों और अदबी मजलिस से कता नज़र मौजूदा मुमताज़ शायरा का ताज़ा कलाम ज़ीनत अखबार बनता था। फिर आगे है कि वह अहल ज़ौक़ जो शायरी मजालिस से महरूम रहते थे, अपने अपने मकामात पर ज़ौक़ सलीम की तरबियत व तश्कील पाते रहते थे। चुनांचा आला शायरी ज़ौक़ की नशोनुमा और तहज़ीब व तरबियत में मौलवी मोहम्मद बाक़िर के बारे में बात हो रही। मौलवी साहब मौसूफ़ की खिदमत का एतराफ़ नागुरेज़ है और ये दिल्ली उर्दू अखबार का एक नाकाबिल फरामोश कारनामा है। तो ये जो थे मौलवी मोहम्मद बाक़िर बिना डरे हुए निडर हर तबके के ऊंच नीच, हर तबके के हर उनके मौज़ूआत पर अपने इस दिल्ली उर्दू अखबार में छापते थे और इसको इन्होंने एक तहरीक की तरह इस्तेमाल किया और ये कामयाब भी हुए। ठीक है, आजकल के दौर में आप देखेंगे कि सहाफ़त में जो है राजनीतिक मसाइल ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक सिलसिले से ज़्यादा काम होता है। आजकल सच्चाई नहीं होती है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय की सहाफ़त में ये एक निडर सहाफ़ी थे मौलवी मोहम्मद बाक़िर, जिन्होंने अपने इस दिल्ली उर्दू अखबार को तहरीक की तरह इस्तेमाल किया और सच्चाई की बुनियाद पर इस अखबार को कायम रखा और बहुत ही तरक्की इनको हासिल हुई और बहुत लंबे अरसे तक ये निकलता रहा। इसीलिए इसको एक कामयाब उर्दू अखबार कहा जा सकता है, उर्दू का पहला कामयाब, बहुत तरक्की इसने हासिल की। फिर आगे है कि दिल्ली उर्दू अखबार जिसका नाम 1857 में अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया था। दिल्ली उर्दू अखबार जिसका नाम 1857 में अखबारुल ज़फ़र कर दिया गया था, क्या हुआ, 13 सितंबर 1857 को बंद कर दिया गया और मौलवी मोहम्मद बाक़िर को गोली मार दी गई। इस तरह मौलवी मोहम्मद बाक़िर पहले शहीद सहाफ़ी कहे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है। इसलिए ये पूरा PDF मैं आपको दूंगा और बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। 16 पन्नों का ये निचोड़ है, सोच लीजिए। फिर है कि मौलवी मोहम्मद बाक़िर की सरगर्मियों की पादाश में बरतानवी हुक्काम ने उन्हें 16 सितंबर को दिल्ली दरवाज़े के बाहर मैदान में गोली का निशाना बना दिया। कितना मतलब इनके बारे में जो भी ऊपर हमने पढ़ा कि एक निडर सहाफ़ी थे, वो सब सच था। इसीलिए क्या हुआ कि इनके दुश्मन भी बहुत थे। जो हुक्मरान थे उस समय के, वो तो दुश्मन बिल्कुल थे। इसीलिए क्या हुआ कि बरतानवी जो हुकूमत थी उस समय, उन्होंने क्या किया कि 16 सितंबर को दिल्ली दरवाज़े के बाहर मैदान में गोली का निशाना बना दिया। किसको? मौलवी मोहम्मद बाक़िर को। फिर है कि इस शहादत ने बरसग़ीर में नौज़ायदा उर्दू सहाफ़त को एक बेनज़ीर औलियत अता कर दी। जो इनकी शहादत थी, इस ज़ाया नहीं गई, उर्दू सहाफ़त को एक बेनज़ीर औलियत अता करके गई। चाहे वो हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग हो या जो है मुल्की या गैर मुल्की सरगर्मियाँ हों, हर मैदान में सहाफ़त ने अहम किरदार अदा किया है और सभी मौक़ों पर गहरे नक़ोश मुरतब किए हैं। मौलवी मोहम्मद बाक़िर की सहाफ़त और बाद में उनकी शहादत ने सहाफ़त की तहरीक को जिला बख्श दी। ये लाइन बहुत ही अहम है। फिर है कि एक जो अंत में लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा कि यकीनन ये मौलवी मोहम्मद बाक़िर ही की शहादत थी जिसने उर्दू सहाफ़त को आगाज़ से ही एक वक़ार और ताबानी बख्शी और इसे एक इम्तियाज़ दिलाया। तो ये आपके सहाफ़त का हिंदुस्तान में कैसे आगाज़ हुआ, हिंदुस्तान के पहले किन किन मुल्कों से होता हुआ ये हिंदुस्तान में आया
और हिंदुस्तान में आने के बाद पहले फ़ारसी में शुरुआत हुई, उसके बाद में उर्दू में इसकी शुरुआत हुई। उर्दू का पहला अखबार क्या है आप सभी लोगों ने पढ़ा, जाने जहां नुमा। उसके बाद से बहुत सारे अखबार शाये होने का सिलसिला जारी हो गया। आगे चलकर ये जो दिल्ली उर्दू अखबार है इसकी शुरुआत हुई। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब मौलवी मोहम्मद बाकर ने इसकी शुरुआत की, और ये एक सच्चे और पक्के ऐसे सहाफ़ी थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और हर तबके को लेकर चले साथ में। हर तबके के बारे में ऊंच नीच जो भी था सब कुछ अपने अखबार में, इस दिल्ली उर्दू अखबार में इन्होंने लिखा, और हर हफ्ता में ये शाये होता था, हफ्तावार अखबार था। तो इस हिसाब से आपने सब कुछ पढ़ लिया कि हिंदुस्तान में कैसे इसका आगाज़ हुआ, हिंदुस्तान से पहले कहाँ कहाँ इसका आगाज़ हुआ था, और कौन कौन सी अखबार शाये हुए हिंदुस्तान में, उर्दू में कितने अखबार शाये हुए, कब कब शाये हुए। फिर दिल्ली उर्दू अखबार का ज़माना आया। उर्दू का सबसे पहला ऐसा अखबार था जिसने बहुत ही तरक्की हासिल की है, मौलवी मोहम्मद बाकर का ये अखबार दिल्ली उर्दू अखबार बहुत ही तरक्की हासिल की है, और सबसे लंबे अरसे तक ये निकलता रहा है। हालांकि दुश्मन तो बहुत सारे थे उस समय, बरतानवी जो हुक्मरान थे वो उन्होंने क्या किया कि मौलवी मोहम्मद बाकर को गोली का निशाना बना दिया। कहाँ बना दिया? दिल्ली दरवाजे के बाहर मैदान में गोली का निशाना बना दिया। और इस अखबार को 1857 में ये लिखा हुआ है, ये ऊपर देखिए, 13 सितंबर 1857 को बंद कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, इसीलिए मैं पीडीएफ आपको दूंगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपने सहाफ़त का इर्तिका और आगाज़ देखा, मौलवी मोहम्मद बाकर के जो दिल्ली उर्दू अखबार है उसके बारे में देखा। इसके बाद आपके सिलेबस में है ये मुंशी सज्जाद हुसैन का अवध पंच है, इसको हम बताएंगे, तो इसको हम कल बताएंगे। बाकी आज रात में आपका जो क्लास चलेगा ये चलेगा इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, ठीक, ये ड्रामा है, तो ये रात में चलेगा। कल सुबह में हम आपको दूसरा रिसाला बताएंगे जो अखबार का है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।